ये सब एक नैरेटिव वॉर के तहत हो रहा है कि ये दिखाना कि हिंदुओं को राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ये खान मार्केट गैंग में अब पश्चिम की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। जॉर्ज सोरोस को मैं खान मार्केट गैंग का सदस्य मानता हूँ, जो भारत के चुनाव में अरबों खरबों रुपए लुटा रहा था, इसलिए ताकि 2011 में इन्होंने कोशिश की थी ऐसा कानून लाने की कि जब भी दंगा होगा उस दंगे के लिए हिंदू दोषी माना जाएगा। वो तब तक सरकार कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अब अगर ये लोग फिर ताकतवर हुए तो ये लोग हिंदुओं को मतलब अपने पैरों तले मसल डालेंगे, कुचल डालेंगे। सांस लेने के लिए भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन राइट में आपको लगता है कि एकता की कमी है? नहीं, राइट ग्रुप्स में बटा हुआ है। राइट है ही नहीं। मतलब राइट में क्या है, जब अर्नब को पकड़ा गया तो सुधीर चौधरी खामोश थे, जब सुधीर चौधरी को पकड़ा गया तो अर्नब खामोश थे। तो मंत्री जी ने तय किया कि अब वो आएंगे बैठेंगे। मंत्री जी ने तुरंत फ़ोन किया कि पहले इस लड़के को हटाओ, उसके बाद मैं आऊँगा। कन्हैया कुमार के इंटरव्यू आ रहे हैं बड़े बड़े, आधे घंटे के। बरखा, रवीश, हर कोई जो इसके आधे घंटे के इंटरव्यू है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने किसी को ये इन्फॉर्मेशन दी और उसने फिर ट्वीट कर दिया कि मोदी का इंटरव्यू दूरदर्शन ने किया लेकिन ये इंटरव्यू चलाया नहीं जा रहा। पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश जो हैं, अब इनके पास ऐसा कौन सा सवाल है जो ये नरेंद्र मोदी से पूछ लेते ये अगर इंटरव्यू करते तो ग्रैंड लॉन्च कैसे किया जाए। तो राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू बहुत धमाकेदार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा धमाकेदार इंटरव्यू के लिए टीआरपी में सबसे ज़्यादा कौन है अंग्रेजी में? उन्होंने कहा अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ। तो उन्होंने कहा अर्नब गोस्वामी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं कुमार श्याम, अपने शो में आपका स्वागत है। और आज जो मेहमान हमारे शो में शामिल हो रहे हैं उनकी किताब इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, जो इन दिनों सुर्खियों में है। और एक पहले भी किताब आई थी, मोदी सेंसर्ड, उसकी भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी। श्री अशोक श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर आने के लिए। पहले तो यही कि इस किताब के पीछे की कहानी क्या है, क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक शब्द से बहुत परिचित हैं पहले से ही, और वो शब्द जो है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना का युद्ध। लेकिन अब क्या है कि वो सूचना का युद्ध जो है वो एक अलग तरह से हो चुका है। सूचना का युद्ध तो ये था कि भाई कौन ज़्यादा सूचनाएं, किसकी ज़्यादा सूचनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना। लेकिन अब ये लड़ाई एक अलग तरह से लड़ी जा रही है और वो है नैरेटिव की वॉर। नैरेटिव मतलब उसमें फेक नैरेटिव क्रिएट करना, उसके भरोसे पर एक वॉर लड़ना। मैं मानता हूं कि भारत के खिलाफ पिछले कुछ समय से ये नैरेटिव की वॉर बहुत तेज़ी से चल रही है और मैं इस नैरेटिव की वॉर को बहुत ख़तरनाक मानता हूं। ये छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ है ये नैरेटिव वॉर या भारत की सरकार के खिलाफ है। मैं मानता हूं कि नैरेटिव वॉर इस हद तक चली गई है कि वो भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है दुनिया भर में। तो मुझे लगता था कि इस नैरेटिव की वॉर, एक तो लोगों को मालूम होना चाहिए नैरेटिव वॉर क्या है, और इस नैरेटिव जो गढ़े जा रहे हैं उनके पीछे का सच मालूम होना चाहिए। मैं इस बात को अभी देखिए, अभी जो चुनाव नतीजे आए, ये चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात संसद में कही। उन्होंने कहा कि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो लोग हैं, इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब ये इकोसिस्टम और नैरेटिव, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मानता हूँ आज डोमिनेट कर रही हैं, और ये चुनाव पूरी तरह से एक इकोसिस्टम ने एक नैरेटिव पर डोमिनेट किया है। इस बात का अंदाज़ा मुझे 1-1.5 साल पहले था। मुझे जो कुछ हो रहा था इस देश में, एक इतने समय तक पत्रकारिता में रहने के बाद, डे टू डे आप जब टॉपिक उठा रहे हो, आप एक शो कर रहे हो, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये चुनाव एक बहुत बड़े फेक नैरेटिव्स पर लड़ा जाएगा। तो मैंने ये सोचा था कि लोगों को इस नैरेटिव के बारे में पता होना चाहिए और लोगों को सच और झूठ मालूम होना चाहिए। तो इस पर्पज़ से मैंने ये किताब लिखनी शुरू करी। दुर्भाग्य से मुझे बहुत सहयोग नहीं मिला इस किताब को लाने में। मुझे लगता था कि शायद कुछ लोग सहयोग करेंगे, मुझे उनका सहयोग नहीं मिला। इस वजह से ये किताब जो 6 महीने पहले आ जानी चाहिए थी, वो चुनाव के ठीक बीच में आ पाई। मुझे लगता है कि अगर 6 महीने पहले आती तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट रहता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नैरेटिव की वॉर चुनाव के साथ ख़त्म नहीं हो गई है, ये अब और तेज़ हो गई है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ नैरेटिव को समझने के लिए। अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं है,
लेकिन अब क्या नैरेटिव की वॉर देखिए कैसी लड़ी जा रही है कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, ठीक है। बीजेपी अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं है, लोकसभा सीट फैज़ाबाद है। अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे रही। और ये जो फैज़ाबाद लोकसभा सीट है, ये जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था उसके बाद भी बीजेपी कई बार हारी है, पहले भी हारती रही है। ऐसा नहीं है कि फैज़ाबाद की लोकसभा सीट ऐसी है जो बड़ी फिक्स है कि हिंदुओं ने तय कर लिया पूरे फैज़ाबाद के कि भाई हमको बीजेपी को, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बार बार ये कहना कि अयोध्या बीजेपी हार गई, अयोध्या से जो जीते हैं अवधेश प्रसाद, उनको राहुल गांधी अपने साथ लेके घूमते हैं, उनको अखिलेश यादव अपने साथ लेके घूमते हैं, अपने साथ पहली सीट पे बैठाते हैं। ये सब एक नैरेटिव वॉर के तहत हो रहा है कि ये दिखाना कि हिंदुओं को राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, ये दिखाना कि हिंदुओं के लिए जाति व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, हिंदू जाति में बटा हुआ है, हिंदू हिंसक है, हिंदू को इससे कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर बन गया, हिंदुओं के लिए राम कोई बड़े आराध्य नहीं है। तो वो जो थ्योरी गढ़ी हुई है वो पूरा का पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। ये चुनाव के बाद हो रहा है और अभी ऐसे बहुत सारे नैरेटिव गढ़े जाएंगे। और इसीलिए मैं किताब लेकर आया मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, क्योंकि मुझे मालूम था चुनाव नैरेटिव पे लड़ा जाएगा। और इसमें एक एक नैरेटिव जिसका मैंने जिक्र किया है, आप देख लीजिए पूरे चुनाव में वो उन्हीं नैरेटिव पे चुनाव लड़ा गया है। जी, खान मार्केट ये शब्द है वो सियासी गलियारों में तो लोकप्रिय है ही, हमारी जनरेशन या हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये शब्द अलग तरह का लगता है, इसमें जो अर्थ छटा है वो उनको पता नहीं है। अब इस शब्द को थोड़ा देखिए, खान मार्केट गैंग दरअसल तो खान मार्केट गैंग एक्चुअल में जब जो शब्द आया था वो शब्द आया था एक ऐसे देश के राजनेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए जो बड़े इलीट क्लास के हैं। इलीट क्लास यानी कि जो पैसे वाले के हैं, परिवारों के हैं, जिनके बाप दादा जिनको राजनीति विरासत में मिली है। ये लोग संसद भवन की कैंटीन में खाना नहीं खाते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे संसद भवन की कैंटीन में क्या मतलब गरीबों का, आम लोगों का खाना मिलता है। तो ये जो सांसद जिनको विरासत में मिला, जो बड़े करोड़पति अरबपति परिवारों से आए हुए हैं, ये लोग खान मार्केट के अंदर जाकर खाना खाते थे। और खान मार्केट गैंग में ऐसे पत्रकार, ऐसे वकील जो रिच हैं, जिनको लगता है कि हिंदुस्तान हमारी बपौती है, जिनको लगता है कि हिंदुस्तान को तो हम ही चलाएंगे, हिंदुस्तान को एक चाय वाला नहीं चला सकता, हिंदुस्तान को आम आदमी कैसे चला सकता है, हिंदुस्तान को हिंदू कैसे चला सकता है, हिंदुस्तान को तो एक सेकुलर चलाएगा जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा होगा, कैम्ब्रिज में पढ़ा होगा, ब्रिटेन में, अमेरिका में पढ़ा होगा, उन्हीं की सोच का होगा कि अरे हिंदुत्व तो बहुत गंदी चीज़ है। वो उसको सेकुलरवाद जो है, जिसमें मुसलमानों का जो है पूरी तरह से उनका शोषण, उनका तुष्टीकरण करना है और हिंदुओं को हिकारत की नज़र से देखना है, धर्म को हिकारत की नज़र से। ये सारा जो है पूरा खान मार्केट गैंग है। तो ये खान मार्केट गैंग में बैठते थे, वहीं पर सब चीज़ें होती थी, वहीं से खान मार्केट गैंग निकला। लेकिन मैं इस किताब में जब मैंने खान मार्केट गैंग का जिक्र किया तो मैं इसको और आगे ले गया। मैं मानता हूँ खान मार्केट गैंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये खान मार्केट गैंग में अब पश्चिम की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। जॉर्ज सोरोस को मैं खान मार्केट गैंग का सदस्य मानता हूँ, जो भारत के चुनाव में अरबों खरबों रुपए लुटा रहा था, इसलिए ताकि भारत में जो है एक बार फिर से जो है मोदी चुनाव ना जीत सके। मैं मानता हूँ कि यूट्यूब को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा था कि भाई कुछ चैनल्स को जो है पूरा, आपको मालूम है चुनाव के दौरान पूरे यूट्यूब को मैनेज किया गया था कि कोई जो चैनल्स हैं उनको खूब चढ़ा दिया था, कुछ चैनल्स को जानबूझकर गिरा दिया गया था। ये पूरा खान मार्केट गैंग है, ये खान मार्केट गैंग के इशारे पर हो रहा है, खान मार्केट गैंग के डिज़ाइन में हो रहा है। तो इसको खान मार्केट गैंग को समझना चाहिए। ये जिस तरह की चीज़ें होती हैं ये दरअसल खान मार्केट। लेकिन राजनीतिक रूप से जो नैरेटिव निर्माता हैं, जिनको आप वामपंथी नैरेटिव कह सकते हैं, लिबरल नैरेटिव कह सकते हैं, जिनको आप खान मार्केट गैंग का नैरेटिव कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल पस्त हैं, शून्य हैं। उसके बावजूद वो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सामने जो नैरेटिव है उसमें कहाँ कमी है जो उसको वहाँ डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ज़मीन पर तो मजबूत है ही। देखिए, ज़मीन पर मजबूत है। एक आपने सुना होगा कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग था कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तो ये सिस्टम जो है ना, कोई इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। आज आप देखिए 10 साल हो गए इस सरकार को, आज भी जेएनयू में लेफ्ट जीतते हैं, ठीक है। जेएनयू एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में क्या है ऐसी 2 या 4 यूनिवर्सिटी होंगी। जेएनयू है, अशोका यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पर
एक विधानसभा में भी जितने वोट होते हैं उसके आधे के आधे के आधे वोट होंगे टोटल मिलाकर। लेकिन ये लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ये लोग जो एक बात निकालते हैं, इनका एक सिस्टम बना, इकोसिस्टम है इनका। यानी क्या है कि अगर जेएनयू से कोई बात निकलेगी तो अशोका यूनिवर्सिटी तक जाएगी, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जाएगी, और उसके बाद वो न्यूयॉर्क टाइम्स में जाएगी, वो बीबीसी उठाएगा। तो इनका एक पूरा नेटवर्किंग है, वो वायर उठाएगा, वो प्रिंट उठाएगा, वो इंडियन एक्सप्रेस उठा लेगा। तो इनका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो सरकार आपकी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकोसिस्टम इनका है। तो उस इकोसिस्टम के दम पर ये राज कर रहे हैं। ये जो चाहते हैं, सरकार ठीक है, आपने जीता क्योंकि करोड़ों करोड़ लोग वोट देते हैं, लेकिन वो करोड़ों करोड़ नहीं, जो ओपिनियन मेकर होते हैं, ये सिस्टम उन ओपिनियन मेकर्स का है। ये ओपिनियन मेकर्स से लड़ने में आप सरकार के भरोसे नहीं अकेले लड़ सकते, आपको अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्य से मेरा मानना है कि सरकार ने इकोसिस्टम बनाने पर, नैरेटिव की वॉर लड़ने पर कुछ नहीं किया। और ये बात मुझे लगता है अब बीजेपी को महसूस हो रही होगी। देखिए 10 साल आपके अच्छे से गए, इसलिए गए क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मनमोहन सिंह थे, आपको अच्छी तरह से मालूम है मनमोहन सिंह के 10 साल थे, कांग्रेस का किस तरह का शासन था, किस तरह से करप्शन लगातार हो रहे थे। और उसके अलावा गुजरात से एक हवा निकली थी, गुजरात में एक लोगों ने गुड गवर्नेंस का मॉडल देखा था। तो इंडिया में भी सबको वो मॉडल की हो, तो उस मॉडल के दम पर आप चले, आप एक चुनाव जीते और उसके बाद आपने गवर्नेंस के मॉडल पर ही दूसरा चुनाव भी जीता, ये ठीक है। लेकिन अब क्या, एक टर्म आई थी, आपको अच्छी तरह से याद है, 2019 में, और उसके बाद हमने बाकी चुनाव में भी देखा, एक लाभार्थी वर्ग आया था। लाभार्थी वर्ग, एक जो लाभार्थी वोटर था, यानी जिसको नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिला, वो उनको माना कि ये लाभार्थी वर्ग है, ये योजनाओं से जो फ़ायदा मिला वो उस फ़ायदे के चलते नरेंद्र मोदी को वोट देगा। लेकिन इस बार लाभार्थी वोट का मिथक टूट गया। ऐसे लोग जिनको मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, उन्होंने भी मोदी सरकार को रिपीट करने के लिए वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो नैरेटिव एक सेट हो गया था इस चुनाव में, जो नैरेटिव, 3 बड़े नैरेटिव सेट किए गए इस चुनाव में, शायद 3 से ज़्यादा भी होंगे, लेकिन एक उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो भारत में फिर से चुनाव नहीं होगा। ठीक है, ये आखिरी चुनाव है, तानाशाही आ जाएगी। दूसरा, संविधान बदल देंगे, बीजेपी आएगी तो। तीसरा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, वो जो लाभार्थी है जिसको सब कुछ मिला, घर मिला, शौचालय मिला, मुफ्त अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके जहन में डाल दिया गया कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो तुम्हारे आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब उसको लगा कि भाई मुझे घर तो मिल गया, मोदी जी ने मुझे घर दे दिया, मुझे अनाज भी दे रहे हैं, मुझे मोदी जी ने शौचालय भी दे दिया, लेकिन मुझे अब अपना आरक्षण बचाना है। तो उसने उस आरक्षण के लिए कि भैया मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो जाके उसने वोट कर दिया। अब ये नैरेटिव कौन बना रहा है? ये क्या अकेले कांग्रेस ने बनाया? नहीं, ये नैरेटिव नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये एक पूरा इकोसिस्टम कई सालों से बना रहा है। इस इकोसिस्टम ने पहले ये बनाने की कोशिश की। आप 2019 का चुनाव देखें, इन्होंने 2019 से पहले 2015, 16, 17, 18 में इन्होंने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी भी करप्ट हैं। ये एक इकोसिस्टम ने बनाने की कोशिश की। राफेल का मुद्दा लाए, अंबानी अडानी का मुद्दा लाए, लेकिन क्या है ना, ये मुद्दा चला नहीं, क्योंकि एक गरीब आदमी को, मैं एक बिल्कुल आम वोटर की तरह से, एक गरीब आदमी को भी लगा यार नरेंद्र मोदी उसका ना आगे ना पीछे, और ये आदमी किसके लिए पैसा कमाएगा, क्यों करप्ट होगा। फिर राफेल पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो ये जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी करप्ट है, वो इकोसिस्टम कोशिश नहीं कर पाया। फिर इसने अलग चीज़ निकाली कि नरेंद्र मोदी आरक्षण ख़त्म कर देगा, नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं होगा, तानाशाही आ जाएगी, संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, संविधान खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से जो बीजेपी के कुछ बेवकूफ़ किस्म के जो नेता थे, उन्होंने ऐसा बयान भी दिया। हालांकि देखिए, अब संविधान संशोधन एक अलग चीज़ है, संविधान खत्म होना। बीजेपी के उन कुछ नेताओं ने शायद संविधान संशोधन कहना चाहा होगा कि भाई संविधान संशोधन में कुछ गलत चीज़ नहीं है। अरे सबसे ज़्यादा कांग्रेस बदल चुकी है, 121 से ज़्यादा बार संविधान संशोधन हो चुका है लेकिन संविधान खत्म हो जाएगा, ये नैरेटिव चलाया गया। और इस नैरेटिव में सरकार जो है वो फंस के रह गई, उसको वो क्लैरिटी नहीं दे पाए। तो इसलिए सरकार किसी की भी हो, इकोसिस्टम जब तक आपका नहीं होगा और इकोसिस्टम आपके लिए नैरेटिव नहीं बनाएगा, तब तक आप इस नैरेटिव से नहीं लड़ सकते। आपने ठीक कहा कि ये लोग चुनाव में कुछ नहीं है, वामपंथी आज की तारीख में सिर्फ एक केरल में हैं,
बाकी सब जगह ख़त्म हो गए। लेकिन इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इनका इकोसिस्टम आज़ादी के बाद से बना हुआ है और इसको फॉरेन फंडिंग होती है, विदेशों से इसको पूरा सपोर्ट मिलता है और इनका एक इंटरनेशनल एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। क्योंकि ऐसा नहीं है लेफ़्ट यहाँ ख़त्म हो गए, लेकिन जो लेफ़्ट लिबरल कहते हैं, लिबरल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि लिबरल लेफ़्ट होते नहीं है, लेकिन ये जो लेफ़्ट लिबरल है, आज वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स इसी सोच के ऊपर चलने वाले हैं। आज बीबीसी इसी सोच पे चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो उसी सोच से चलता है, वो उस हिसाब से चल रहा है। उसको भारत में एक क्राइम का सीन भी हो जाता है तो उसको एक मुस्लिम जो है जो चोरी करता पकड़ा जाएगा, भीड़ ने उसको अगर मार दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी वो कम्युनल आधार पर लिंचिंग का केस बना देगा। तो वो उसी तरह का पूरा इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम इनका है, ये नेटवर्क इनका है। जब तक आप इनको नहीं तोड़ोगे तब तक मेरा मानना है भारत के ऊपर खतरा लगातार मंडराता रहेगा। आज नरेंद्र मोदी हैं, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो जो है, लेकिन मुझे चिंता यह है कि जिस दिन ये नेटवर्क हावी हो जाएगा उस दिन क्या होगा। याद कीजिए, फिर वही कह रहा हूँ कि उस समय तो चलिए क्योंकि ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने शायद ये 2011 में कोशिश की थी, तब तक वो सरकार कमज़ोर होने लगी थी। 2011 में इन्होंने कोशिश की थी ऐसा कानून लाने की कि जब भी दंगा होगा उस दंगे के लिए हिंदू दोषी माना जाएगा। दंगा किसी ने भी किया हो लेकिन दोष हिंदू के ऊपर आ जाएगा, माना जाएगा कि हिंदू ने ही दंगे भड़काए। वो 2011 में इन्होंने लाने की कोशिश की थी, तो वो तब तक सरकार कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अब अगर ये लोग फिर ताकतवर हुए तो ये लोग हिंदुओं को मतलब अपने पैरों तले मसल डालेंगे, कुचल डालेंगे। सांस लेने के लिए भी आपको नहीं मिलेगा। इतनी ख़तरनाक सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आम लोगों को भी समझना चाहिए। सरकार कब जगेगी मुझे नहीं मालूम इस इकोसिस्टम और इस नैरेटिव वॉर के लिए, पर मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, अब वक्त आ गया, करना पड़ेगा आपको। क्या आपको लगता है कि वामपंथी बुद्धिजीवियों में एक निश्चित है, उनमें एक तारतम्यता है, यानी इधर जो बात कही जा रही है वो विदेश में भी कही जा रही है, बिल्कुल वो ज़मीन पर भी कही जा रही है, उसमें एक समरसता है, उसमें एक तारतम्यता है, अंतर्धारा है एक तरीके की। लेकिन राइट में आपको लगता है कि एकता की कमी है? नहीं, राइट ग्रुप्स में बटा हुआ है, राइट है ही नहीं। मतलब राइट में क्या है, हर आदमी अपने, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपने एक टूल किट शब्द सुना होगा, पिछले कुछ समय से चर्चा में आया। ये टूल किट क्या है? ये टूल किट ये है कि मैं इस कमरे में बैठकर बना रहा हूँ कि ऐसे 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 इतने बजे हमें ये ट्वीट करना है, इतने बजे में इतने बजे ऐसे करना है, और इस तरह का मैटर सारा जाएगा। और वो टूल किट जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के जो है वो जो पॉर्न स्टार थी मियाँ खलीफा से लेकर दिल्ली में हरियाणा और दिल्ली में जो है जो किसान आंदोलन पे बैठे सब लोग जो हैं वो एक ही उस पर चलेंगे और वो एक नैरेटिव बन जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वो टूल किट है, हमारे यहाँ टूल तो है। टूल इस सेंस में है कि लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो सब टूल हैं, मैं भी टूल हूँ, बाकी भी टूल हैं, लेकिन वो किट नहीं है जो हम टूल को बांधे, टूल को बांधने वाली किट नहीं है। तो मैं अपनी तरह से काम कर रहा हूँ, एक और राष्ट्रवादी है वो अपनी तरह से काम कर रहा है, एक और राष्ट्रवादी अपनी तरह से, हमारे बीच कोई नेटवर्किंग नहीं है, तो इसलिए टूल किट नहीं है। इसकी वजह से जो है पिटते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको, अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि कल को न्यूज़ क्लिक का व्यक्ति जो है, न्यूज़ क्लिक ने को चीन से पैसा मिल रहा था, ये बात सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, उनके यहाँ 40-50 करोड़ रुपए चीन से उनके यहाँ फंडिंग हो रही थी, ये सारी चीज़ें न्यूज़ क्लिप के ऊपर जब छापा पड़ता है तो बीबीसी भी बोलता है, न्यूज़ क्लिप पे साथ छापा पड़ता है तो वायर वाला भी बोलता है, प्रिंट वाला भी बोलता है। अब वायर और न्यूज़ क्लिक में दोनों में प्रतिद्वंदिता होगी, न्यूज़ क्लिक में, न्यूज़ लॉन्ड्री में प्रतिद्वंदिता होगी, लेकिन ये सब लोग बोलेंगे न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो मामला हुआ पत्रकारिता पे हमला है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब अर्नब गोस्वामी के ऊपर अटैक हुआ तब अशोक श्रीवास्तव बोल रहा था, रिपब्लिक टीवी बोल रहा था, बाकी कोई नहीं बोल रहा था। जब सुधीर चौधरी पर अटैक होता है तो अशोक श्रीवास्तव बोल रहा था, सुधीर चौधरी बोल रहा था, बाकी कोई नहीं बोल रहा था। जब अर्नब को पकड़ा गया तो सुधीर चौधरी खामोश थे, जब सुधीर चौधरी को पकड़ा गया तो अर्नब खामोश थे। जब टाइम्स नाउ पर अटैक होता है तो रिपब्लिक नहीं बोलता, जब रिपब्लिक पर अटैक होता है तो टाइम्स नाउ नहीं बोलता। तो क्या है कि सब अपनी अपनी दुनिया में हैं और अपने अपने कंपटीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, कंपटीशन की लड़ाई लड़ोगे ख़त्म हो जाओगे, ठीक है ना। जब तक एक दूसरे के लिए आवाज़, आप मुझे बता दीजिए
कौन सा, अब देखिए अभी कोई दो नाम है, जाकिर अली त्यागी और कौन कौन, दो मुस्लिम पत्रकार हैं, निहायत बेहुदा किस्म के ट्रोलर हैं वो, ठीक है, बेहुदा किस्म के ट्रोलर हैं वो जहर फैलाने वाले लोग हैं, और उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई। उस फेक न्यूज़ पर उनके खिलाफ जो है एक ये हो जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। उस एफआईआर को लेकर ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल जो है एक साथ आ गया। सब कह रहे हैं कि ये देखो जी इस पर हो रहा है। अरफा खानम बोल रही है, उधर से सबा नकवी बोल रही है, इधर से जो है बाकी सारे वायर बोल रहा है, इधर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि ये देखो क्या हो रहा है। लेकिन इसी तरह से जब रचित कौशिक के ऊपर जब हुआ, प्रेस क्लब ने कुछ नहीं बोला। इसी तरह से जब मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था, प्रेस क्लब ने कुछ नहीं बोला। तो ये इकोसिस्टम इनका है। इस इकोसिस्टम का जवाब आपके पास क्या है? मुझे एक बात हमेशा लगती है, आप ये प्रेस क्लब ले लीजिए, दिल्ली में दो प्रेस क्लब हैं, एक फॉरेन प्रेस क्लब है और एक ये प्रेस क्लब है। इन दोनों प्रेस क्लब ने ठीक बाकायदा बुकिंग लेने के बाद, पैसा लेने के बाद, लास्ट मिनट पे विवेक अग्निहोत्री की जो कश्मीर फाइल फिल्म आई थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी अपने यहाँ, कहा कि हम नहीं करने देंगे, क्योंकि इनका इकोसिस्टम था। इन्होंने कहा कि अच्छा ये तो कश्मीर में आतंकवाद की बात कर रहा है, इस्लामी जिहाद की बात कर रहा है, हम अपने यहाँ जगह नहीं देंगे इसको। उन्होंने पैसा लेकर के सब कुछ होकर के लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दी। आप कुछ नहीं कर सके इनके खिलाफ। तो मेरा सवाल ये है, ये प्रेस क्लब, वो प्रेस क्लब 10 साल के अंदर, 10 साल सरकार को हुए, क्या सरकार एक राइट विंग का, एक नेशनलिस्ट पत्रकारों का एक प्रेस क्लब दिल्ली में स्थापित नहीं कर पाई? क्यों? आप क्या कर रहे हैं? कई लोग, मुझे बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये जो प्रेस क्लब है इसी पर कब्जा करना चाहिए। इसी तरह से प्रेस क्लब है और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये दो संस्थाएं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी यही इकोसिस्टम है। वो करप्शन में कोई पकड़ा जाएगा, लेफ्ट का वो होगा तुरंत वो करेगा, बाकी कुछ होगा तो चुप हो जाएगा, मर भी जाए कोई पत्रकार चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, दोनों का ही। अब सवाल ये कि आप 10 साल के अंदर नेशनलिस्ट पत्रकारों का एक संगठन नहीं तैयार कर पाए, 10 साल में एक प्रेस क्लब नहीं बना पाए अपना। लोग कहते हैं, मेरी कई बार जब बात होती है कि भाई क्यों नहीं, तो लोग कहते हैं कि अरे इन्हीं पर कब्जा करना चाहिए, इन्हीं के अंदर घुस। आप नहीं कर पाओगे। अभी जो दिल्ली का जो प्रेस क्लब है, मुझे मालूम है इसके बारे में, इसमें इन्होंने दुनिया भर के लोगों को मेंबर बना रखा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हजारों लोग जिनका मीडिया से कोई संबंध नहीं है, वो लोग इसके मेंबर हैं। चुनाव के दिन साल में एक बार आते हैं वो वोट देने के लिए। तो इनका सिस्टम है, तो इन्होंने ऐसे हजारों लोग बना दिए हैं। और आप अपना मेंबरशिप के लिए भी जाएंगे तो आपके ये घोड़े खुलवा देंगे मेंबरशिप, और आप जेन्युइन पत्रकार होंगे तब भी आप मेंबर नहीं बन पाएंगे। तो ये इनका इकोसिस्टम है, तो आप उस पर कब्जा कर ही नहीं सकते। तो सवाल क्या, आप क्या कर सकते थे? आप ये कर सकते थे, इससे बेहतर एक अपना प्रेस क्लब बनाते, ठीक है, जिसमें जेन्युइनली पत्रकार होते, क्योंकि ये वाला तो जेन्युइन पत्रकारों का नहीं है, जिसमें जेन्युइनली मीडिया से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा होती, जिसमें जेन्युइन इशू उठते। लेकिन आपने 10 साल से वो भी नहीं किया। तो आप इकोसिस्टम और नैरेटिव के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे ये मैं नहीं जानता। मैं आपके हाथ में कलावा देख पा रहा हूँ। आपने कहा कि जो फर्जी सेकुलरवाद है इस देश के अंदर, उससे मीडिया भी अछूता नहीं रहा। आपने अपने यूपीए काल के दौरान कलावा हटाने की बात भी ट्विटर पर कही, वो संस्मरण क्या है? नहीं, देखिए, यूपीए के दौर में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, बहुत कुछ हुआ था। उस समय हिंदू होना, हिंदुओं को अपनी पहचान छुपाए रखना वो ज़रूरी हो गया था। मतलब आप खुलकर जो है कलावा, टीका, जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो संस्करण मैंने उसमें बता रखा है। वो एक पुराना पूरा का पूरा संस्मरण है। वो ऑफ इंडिया ने पूरी खबर भी छापी थी, वो सब जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन उस समय ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि उस समय सरकार ऐसी थी। तो वो लोग ये सब चीज़ें किसी भी तरह से दबाने पर रहते थे। वो उन्होंने किया, उसको लेकर बहुत लोगों ने, एक क्लिप कटुआ नाम का फैक्ट चेकर है, उसने उसका क्या किया, अरे इनके हाथ में तो दिख रहा है। अरे दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग खड़े रहे, और दिख इसलिए रहा है क्योंकि वो जब वो ऑर्डर आया था और उसके बाद का दोनों समय में अंतर है। जिस समय आदेश आया था उस समय
उस समय के दौर में वो नहीं दिखता था। बाद में जब सरकार जब धीरे धीरे कमज़ोर हुई तो हमने अपनी पहचान को करना शुरू किया, क्योंकि कलावा बांधने में क्या हर्ज है। तो आप कहो कलावा छुपा, तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं अगर ऐसी चीज़ें याद करने लगूँ तो मुझे शायद एक किताब लिखनी पड़ी, और हो सकता है देर सवेर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी हो सकता है मैं उस दौर के पे किताब लिख डालूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जिसके बारे में मतलब क्या बताऊँ मैं। मेरे को कितनी बार हटाने की कोशिश हुई, मेरे को कितनी बार मंत्री का आदेश आया, मेरे को मतलब मैं उस समय चुनाव के बीच में, मैं उस समय न्यूज़ इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे थे, मैं बैठा हुआ था, एंकरिंग कर रहा था। कांग्रेस के मंत्री जी जो हैं, जब लगा कि कांग्रेस जीत रही है तो मंत्री जी ने तय किया कि अब वो आएंगे बैठेंगे। मंत्री जी ने तुरंत फ़ोन किया कि पहले इस लड़के को हटाओ, उसके बाद मैं आऊँगा। तो मुझे तुरंत एंकरिंग से कहा गया आप हट जाओ, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैंने कैसे सरवाइव किया उस 10 साल में वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ जेन्युइनली अच्छे लोग खड़े थे, जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, वो खड़े थे, और उन्होंने इस बात को बार बार मेरे काम को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम करने के मामले में आप इसकी कोई कमी नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं बचा रहा, नहीं तो शायद आज मैं दूरदर्शन में होता भी नहीं। तो मेरे अधिकारी उस समय थे, जो मेरे डीजी थी उस समय, उन्होंने कहा कि इस लड़के को मेरे को हटाने के लिए आदेश आ गया था। तो उन्होंने जाकर कहा, मंत्री को कहा कि ये लड़का मेरा बेस्ट लड़का है, और आप इसको हटाने के लिए कहेंगे तो आप मेरे से गो हत्या करवा रहे हैं। आप मंत्री हैं, कह देंगे तो मैं हटा दूंगी, लेकिन आप मुझसे गो हत्या करवा रहे हैं। लेकिन ये लड़का मेरा बेस्ट वर्कर है, और ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है यहाँ पे। तब जाकर मैं डीडी में सरवाई। तो वो 10 साल की कहानी बहुत सारी है। सर, आपका जो 2-2 कार्यक्रम है वो काफ़ी लोकप्रिय है डीडी के दृष्टिकोण से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये शब्दबद्ध है 2 टूक, ये कहाँ से आया? ये तो 2 टूक तो आप समझ लीजिए कि मुझे लगा कि खरी खरी बात होनी चाहिए। और ये 2 टूक की स्टोरी भी अपने आप में इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, और अभी भी कांग्रेस के लोग आकर बहुत बार डिबेट में, हालांकि अभी तो मैं प्रतिबंधित हूँ, कांग्रेस तो नहीं आता, कांग्रेस के कुछ नेता आते हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता तो नहीं आता, क्योंकि मैं उन 14 पत्रकार में हूँ जिन्हें प्रतिबंधित किया गया। तो कांग्रेस के लोग जब कभी आते हैं, कह रहे हैं कि दूरदर्शन आज़ाद नहीं है और बोलने की आज़ादी नहीं है, तब मैं उनको याद दिलाता हूँ कि भाई, दूरदर्शन पर 2 टूक 2016 में शुरू हुआ। उससे पहले दूरदर्शन पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, कोई प्रोग्राम, कोई मंच नहीं था जिस पर कि विपक्ष को रोज़ आकर अपनी बात कहने का मौका मिलता। ऐसी कोई मंच नहीं था। तो एक तरह से एक तरफा था सब कुछ। राजीव गांधी जब थे, दूरदर्शन को राजीव दर्शन कहा जाता था। इंदिरा गांधी जब थी तो इंदिरा दर्शन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सरकार मिसयूज़ करती थी। ठीक है। अब जो है, दूरदर्शन पर 2 टूक के आने के साथ दूरदर्शन पर एक नई पहल शुरू हुई। वो ये कि हमने विपक्ष को बुलाना शुरू किया। और ये इसकी कहानी कुछ ऐसे हुई कि दरअसल इसमें 2 सोच हैं। एक तो ये कि मुझे लगता था, जब सरकार बदली, मुझे लगता था कि डीडी की क्रेडिबिलिटी, मतलब कोई भी चैनल अगर वो एक ही पक्ष को दिखाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर मान लीजिए आप कांग्रेस को दिखाओगे तो वो चैनल भी वो कांग्रेस का चैनल बनकर आ जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस भी होगी, बीजेपी भी होगी, तो लोगों को उसमें कंटेंट मिलेगा, लोग सोचेंगे कि जेन्युइन चीज़ है, दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। तो उसी तरह से डीडी में होता नहीं था कि विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता। ऐसा नहीं होता था। यहाँ तक कि 2014 में जब मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू को रोकने की बहुत कोशिश हुई, उसको बुरी तरह से सेंसर कर दिया गया। तो जब सरकार बदली, और उसके बाद इसी बीच क्या हुआ कि जेएनयू में ये कन्हैया वाला कांड हुआ था, जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो लोग नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो वॉर है ये तो दिल्ली में आपके दरवाजे पे पहुंच गई है, कि दिल्ली में खड़े होकर ये लोग एक आतंकवादी की बरसी सेलिब्रेट कर सकते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि इनको काउंटर करना चाहिए। मैं देखा, सारे चैनल पे देखा, कन्हैया कुमार के इंटरव्यू आ रहे हैं बड़े बड़े, आधे घंटे के, बरखा, रवीश, हर कोई जो इसके आधे घंटे के इंटरव्यू। मुझे लग रहा था कि कोई भी काउंटर नहीं कर रहा, कोई भी इनसे 2 टूक सवाल नहीं पूछ रहा। जैसे लोग, कन्हैया कुमार कह देता था कि भाई मैंने तो नारा लगाया नहीं, ठीक है ना,
मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ उसकी, आप वीडियो देख लो, ये देख लो, ये देख लो। लेकिन किसी ने भी ये दो टूक सवाल नहीं किया कि भाई साहब आप JNU स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, आपने एक आतंकवादी के सम्मान में बरसी का कार्यक्रम आयोजित क्यों किया? तो पहली गलती किसकी है? पहला जो कल्प्रेट है कौन है? वो कन्हैया कुमार है, क्योंकि उसने एक कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर, उस कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर यूनिवर्सिटी से परमिशन ली और उस कल्चरल प्रोग्राम को एक आतंकवादी की याद में समर्पित कर दिया। वो काम किसका था? वो तो स्टूडेंट यूनियन का था। तो स्टूडेंट यूनियन और JNU और कन्हैया कुमार से किसी ने भी ये दो टूक सवाल नहीं पूछा। तो मुझे बड़ी खराब लगा और मुझे लगा कि क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें लेकर मैं अरुण जेटली जी के पास गया। मैंने उनसे कहा कि सर अब वॉर हो रही है तो उसमें दूरदर्शन की कोई भूमिका होनी चाहिए। तो बोले क्या होनी चाहिए? मैंने बोला हम सिर्फ बता देंगे कि ये ऐसा ऐसा हुआ यूनिवर्सिटी में, हम उसको कंडेम करेंगे, उससे नहीं होगा, हमें इनको बुला करके इनको काउंटर करना चाहिए। तो मैंने कहा इसी तरह से जो भी विपक्ष की ओर से बातें आती हैं, सही गलत, उनको हमें विपक्ष को एक मंच देना चाहिए, वो अपनी बात कहे, उसके बाद आपके पास तर्क हैं तो आप उसको काउंटर कीजिए। मैंने कहा जब तक आप विपक्ष को बुलाएंगे नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे होगी चैनल की? ये बात उन्होंने स्वीकारी जेटली जी ने, और उन्होंने कहा नहीं करो। तो उन्होंने फिर इस कार्यक्रम को शुरू करने की परमिशन दी। और उसके बाद आप सोचिए कि इस दो टूक कार्यक्रम में जो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी तानाशाह है, इस प्रोग्राम के अंदर दूरदर्शन पे, जिसको लोग सरकारी चैनल बोलते हैं, हालांकि सरकारी चैनल नहीं है, प्रसार भारती गवर्न करती है, लेकिन जिसे सरकारी चैनल कहा जाता है, उस चैनल पर आकर कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, JP नड्डा के लिए, पूरी सरकार के लिए क्या कुछ नहीं बोल कर गए। हर तरह की चीज़ों बोल कर गए, लेकिन कभी भी ना एडिट किया गया, ना किसी को हटाया गया, ना किसी को बुलाना बंद हुआ। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होता तो एक दिन बाद बंद कर देता कि अच्छा मेरे बारे में इसने आके दूरदर्शन पे कैसे बोल दिया, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी आते हैं लोग, बोलते हैं। लोग जो तानाशाह का कहते हैं, आपने इंटरव्यू किया था उसको सेंसर कर दिया गया था, उसकी कहानी क्या है जो आपने ये बताई? देखिए वो जो क्या था कि उसको उस इंटरव्यू में दरअसल वो इंटरव्यू जब हो गया तो उस इंटरव्यू को, मैं तो गुजरात में ही था उस वक्त इंटरव्यू करने के बाद, उस इंटरव्यू को जब यहाँ देखा गया तो देखिए आपने नरेंद्र मोदी के जितने इंटरव्यू देखे हैं, उन इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी आज अगर दुनिया के नेताओं के बीच इतने सब, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच जो आदमी संतुलन बना सकता है, जो यूक्रेन को भी कह सकता है, जो रूस के राष्ट्रपति को बगल में बैठा कर ये कह सकते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, बच्चे मरते हैं बहुत, तो उस आदमी के पास ना कंटेंट की कमी है, ना उसके पास चीज़ों की कमी है। तो वो जो इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने हर तरह के सवाल पूछे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर तरह के सवाल में बहुत अच्छे जवाब दिए। कई सवाल ऐसे थे जिसमें उस समय एक किस्सा ये हुआ था कि उस इंटरव्यू के बीच नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पूरा विपक्ष मैदान छोड़कर भाग गया है, लेकिन उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा नरेंद्र मोदी के ऊपर कमेंट कर रही थी, रोज़ कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं भागी है मैदान छोड़ करके, वो रोज़ आपके ऊपर हमले कर रही हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि उस समय प्रियंका गांधी कांग्रेस की किसी पद पर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक अपनी माँ की मदद कर रही है, एक बेटी की तरह, सोनिया गांधी की मदद कर रही है एक बेटी की तरह, राहुल गांधी की मदद कर रही है एक बहन की तरह। तो मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एक बेटी को, एक बहन को अपने पूरा हक है अपनी माँ और अपने से काम करने का। अब उसमें सोचिए नरेंद्र मोदी का कितना बड़ापन दिखता है, कितना बड़ा। अब ऐसी कई चीज़ें थी जो उस समय जो लोग चला रहे थे चैनल, और जो सरकार में ये इंटरव्यू जो है 24 अकबर रोड तक, मतलब 10 जनपद के जो सिपा सालार थे उन तक ये इंटरव्यू देखा गया, और उसके बाद इस इंटरव्यू को गिराने का फैसला कर लिया गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि इंटरव्यू जा नहीं रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो मैंने ट्विटर पर इस बात को लीक कर दिया था। मैंने किसी को ये इन्फॉर्मेशन दी और उसने फिर ट्वीट कर दिया कि मोदी का इंटरव्यू दूरदर्शन ने किया, लेकिन ये इंटरव्यू चलाया नहीं जा रहा। अब ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हर चैनल लेना चाहता था। ऐसे दौर में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू एक चैनल के पास है और वो चला नहीं रहा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये इतनी बड़ी खबर बन गया।
उसके दबाव में सरकार आई और सरकार को वो इंटरव्यू चलाना पड़ा, लेकिन सरकार ने इसको बुरी तरह से काट दिया, यूपीए सरकार ने, और पूरी तरह से इस इंटरव्यू को इसका काट छांट करके बिल्कुल भरता बना दिया गया। और जब भरता बना दिया गया, लेकिन उसके बाद चीज़ें पब्लिक में पहुंच गई, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में कहीं से खबर आ गई प्रियंका गांधी वाली। हालांकि वो खबर पूरी तरह से सही नहीं थी, उसमें खबर को गलत तरीके से दिखाया गया था, लेकिन जब ये बवाल हुआ और पता चला कि इंटरव्यू पूरा का पूरा काट दिया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि उनके साथ कई बार मीडिया ने धोखा किया था नरेंद्र मोदी के साथ, साउंड बाइट को कैसे काटना है, ये सब चीज़ें करके नरेंद्र मोदी के साथ कई बार, क्योंकि दिल्ली का मीडिया 2002 के दंगों के बाद से नरेंद्र मोदी को एक हमेशा बैड लाइट में दिखाने के लिए एफर्ट कर जानबूझकर कोशिश करता रहा। तो नरेंद्र मोदी ने उस समय एक ये करा था कि वो जो इंटरव्यू होता था उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखते थे, पूरी की पूरी कॉपी। तो उन्होंने उस वक्त वो इंटरव्यू पूरा का पूरा उनकी टीम ने रिकॉर्ड किया था, और जब कुछ बवाल हुआ तो नरेंद्र मोदी की टीम ने वो पूरा इंटरव्यू टेलीकास्ट कर दिया। और उसके बाद कांग्रेस के लिए 10 दिन तक जवाब देना मुश्किल पड़ गया कि ये हिस्से क्यों काटे, वो हिस्से क्यों काटे। तो उसके कारण जो है वो मुश्किल में आ गए। अभी आपने अभी भी इंटरव्यू के चुनाव से पहले जी, लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी जी सवालों के जवाब देते तो हैं, लेकिन सवाल पहले देने पड़ते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आप याद कीजिए 2014 से ये झूठ चल रहा है, यही नैरेटिव है। 2014 से नैरेटिव चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू फिक्स होते हैं, नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू फिक्स होते हैं। ये 2014 में भी नैरेटिव चलाया गया था। उस वक्त जो है आप देखिए कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू देना बंद कर दिया था, उसके बाद राहुल गांधी आज भी इंटरव्यू नहीं देते हैं तो एक आध बड़े फिक्स व्यक्ति को देते हैं। नरेंद्र मोदी तो सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, दुनिया भर के। क्या आप इमेजिन करेंगे कि कोई विदेशी अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो फिक्स इंटरव्यू करेगा? क्या मतलब दुनिया इतने। और फिर सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर मान लीजिए फिक्स इंटरव्यू, वो कह रहे हैं सवाल पहले, आप मुझे बता दीजिए इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी ने करीब 80 इंटरव्यू दिए, दुनिया का कौन सा सवाल था जो उनसे नहीं पूछा गया? ये जो सो कॉल्ड, जो भारत के जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश जो हैं, अब इनके पास ऐसा कौन सा सवाल है जो ये नरेंद्र मोदी से पूछ लेते, ये अगर इंटरव्यू करते तो ये सब बकवासबाजी है, नैरेटिव है। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी क्यों नहीं इंटरव्यू देते? क्योंकि राहुल गांधी ने 2014 में जो अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, उसमें राहुल गांधी बगले झांक रहे थे, उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, उनका पूरा आत्मविश्वास हिल गया था। तो इसलिए राहुल गांधी फिक्स या नॉन फिक्स इंटरव्यू नहीं देते। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था रवीश कुमार को 2019 में, वो पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा। आप उस इंटरव्यू में राहुल गांधी से जो उस वक्त की सरकार की, क्योंकि 2019 में जब इंटरव्यू किया गया, कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनकी 10 साल की सरकार थी। सरकार के करप्शन के ऊपर, सरकार की फेलियर के ऊपर रवीश बाबू ने एक सवाल नहीं पूछा। वो पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा। तो ये सब नैरेटिव है, ये लोग झूठ बोलते हैं, मैं तो इतना ही कहूँ। 2014 में अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी जी का इंटरव्यू हुआ, वो तो सभी ने देखा और आपने कहा कि उसमें आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। उस इंटरव्यू के बाद में क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि में वह इंटरव्यू एक आखिरी कील थी? उसके बाद में आपके पत्रकारीय घरानों में आपके बिहाइंड द सीन क्या चर्चा रही, क्या अनुभव रहा उसके नहीं, देखिए मैंने ये बात बताई थी और ये मेरी किताब में भी है, पहली किताब में नरेंद्र मोदी सेंसर्ड में। वो इंटरव्यू जो अर्नब गोस्वामी ने किया, वो इंटरव्यू पहले अशोक श्रीवास्तव को कहा गया था करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर डीडी में जो मेरे उस वक्त के बॉसेस थे, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि तुमको इंटरव्यू करना पड़ेगा राहुल गांधी का, तुम उसके लिए तैयारी कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उस वक्त सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उस इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो मेरे से कहा था भाई सवाल तैयार करो, मुझे दे दो, तो मैंने सवाल तैयार करके दे दिए थे, वो इसी तरह का पूरा इंटरव्यू होगा। लेकिन जब मुझे कहा गया तो उसके बाद करीब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वक्त बीतता गया, मुझे फिर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 1-2 बार जाके पूछा भी कि भाई इंटरव्यू का क्या हुआ, तो मुझे कहा गया कि भाई अभी कोई सूचना नहीं है। तो दरअसल जो बाद में मुझे पता चला वो ये कि राहुल गांधी के उस वक्त तैयारी थी
राहुल गांधी को उस वक्त लॉन्च करना था, मतलब री लॉन्च, क्योंकि राहुल गांधी लॉन्च तो वो कौन सा अटेम्प्ट था? राहुल गांधी लॉन्च बहुत बार हो चुके थे। 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तब कांग्रेस ने तय किया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए और प्रधानमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तब कांग्रेस ने तय किया था अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस ने सोचा था कि राहुल गांधी के एक एक करके इंटरव्यू करवाएंगे सब लोगों से। तो उसकी शुरुआत कांग्रेस ने, जो मुझे बाद में पता चला, कांग्रेस के सोर्सेज से ही पता चला, उन्होंने तय किया था कि इन इंटरव्यू की शुरुआत दूरदर्शन से होगी। क्योंकि दूरदर्शन से इसलिए हुई क्योंकि दूरदर्शन उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, तो उनको लगा कि अगर कुछ भी होगा तो मैनेज कर लेंगे। अगर गलत बोल दिया राहुल गांधी ने तो उसको रीशूट कर लेंगे, कटवा देंगे, क्योंकि दूरदर्शन पे तो उनका हक चल सकता था। तो उन्होंने तय किया था दूरदर्शन को पहले इंटरव्यू देंगे, उसके बाद एक एक करके सब चैनल्स को इंटरव्यू देंगे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की योजना बदल गई। मुझे नहीं पता किसका दिमाग आया, कांग्रेस में ये रीथिंकिंग हुई कि राहुल गांधी को ग्रैंड लॉन्च किया जाए। तो ग्रैंड लॉन्च कैसे किया जाए? तो राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू बहुत धमाकेदार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा धमाकेदार इंटरव्यू के लिए टीआरपी में सबसे ज़्यादा कौन है अंग्रेजी में? उन्होंने कहा अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ। तो उन्होंने कहा अर्नब गोस्वामी से शुरुआत करते हैं। लेकिन वो भूल गए कि अर्नब गोस्वामी को तो आपने चुन लिया, लेकिन क्या राहुल गांधी अर्नब गोस्वामी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? उनके पास उनकी इतनी तैयारी है, तो राहुल गांधी की तैयारी थी नहीं। और उसके बाद जब इंटरव्यू लिया गया तो राहुल गांधी के इज्जत का फालूदा हो गया। लाइव चला था? लाइव नहीं था, लेकिन आप अर्नब गोस्वामी को थोड़ी कह सकते थे कि आप इसको काटो उसके काटो। आप प्राइवेट चैनल, वो अर्नब गोस्वामी को आप जानते हैं, वो तो अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया तो उसी में आपने सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो उसके बाद आप जो आप बगले झाँक रहे थे उसके किसकी थी भाई अर्नब गोस्वामी के? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो कांग्रेस सोर्सेज से जो उस वक्त जानकारी मिली, उन्होंने कहा ये कि प्रियंका गांधी की टीम ने कहा कि भाई राहुल गांधी को ग्रैंड लॉन्च करना चाहिए, और उसमें जो है राहुल गांधी फंस गया। और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू देने, अब आप देखिए राहुल गांधी को कैसे नेता बनाएगा उस इंटरव्यू के बाद। अब राहुल गांधी का सोशल मीडिया टीम, उनकी अपने 7-8 लोगों की टीम चलती है, कैमरामैन ये वो। अब राहुल गांधी को उन्होंने जो नेता बनाया सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या है, राहुल गांधी चल रहे हैं, अब उन्होंने ऐसे पलट के आंख देखी, वो चल रहे हैं, तो वो अब वो ऐसे अब वो ये नहीं दिखा रहे कि राहुल गांधी का अलग अलग विषयों पर क्या मानना है, क्या चीज़ें हैं। इंटरव्यू के तौर पर नहीं राहुल गांधी को वो कर रहे कि अलग अलग मीडिया में राहुल गांधी बात करें, वो राहुल गांधी को चला रहे हैं, राहुल गांधी को पेच कसते हुए दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को जो है फावड़ा चलाते हुए, हाँ वो फिल्मी स्टाइल में। तो जैसे एक हीरो बनाया जाता है ना, हीरो क्या होता है फिल्मों में क्या होता है, हीरो बनाया जाता है कि अक्षय कुमार आए, 50 गुंडे खड़े हैं, डिशुम मारा, अब अक्षय कुमार का हाथ ऐसे जा रहा है, डी स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है उड़ रहे हैं गुंडे, तो अक्षय कुमार हीरो बन गए। अब क्या असल में अक्षय कुमार मुक्का मारेंगे तो उड़ जाएंगे क्या? नहीं उड़ेंगे। तो अब वो हीरो बनाने के लिए फिल्मी अंदाज चल रहा है। तो उसी तरह से राहुल गांधी को फिल्मी अंदाज में कि राहुल गांधी चल रहे हैं, नायक हैं, जननायक हैं, किसी बच्ची से मिल के रो रहे हैं, वो जननायक वाला ट्रम्प बड़ा तो ये सारा सोशल मीडिया का गिमिक्स है। तो पर एक बात मैं मानूंगा, इस सब के बीच कांग्रेस को सोशल मीडिया का यूज़ और मिसयूज़ करना बहुत बेहतर तरीके से आ गया, ये बात आप मानेंगे। और कांग्रेस ने सोशल मीडिया का यूज़ और मिसयूज़ बहुत शानदार तरीके से किया है। पहले बीजेपी इसमें आ गई थी, अब मुझे लगता है कांग्रेस ने बीजेपी से सीख लिया और अब बीजेपी आगे बढ़ गई है। अब मुझे लगता है बीजेपी को सीखना चाहिए कांग्रेस से कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस पर विचार किया कि भारत जोड़ो यात्रा से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फुटेज बहुत मिल गई, हाँ फुटेज बहुत मिल गई। फ़ायदा हुआ होगा, मैं ये भी नहीं मानता। जब आप पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपका कुछ तो आपका दिमाग खुलता है, तो फ़ायदा तो हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और एक इमेज बिल्डिंग का फ़ायदा तो हुआ ही। लेकिन उस ज़माने के पत्रकार तो बहुत थे, अर्नब गोस्वामी से लेके रवीश कुमार, बरखादर, राजदीप सरदेसाई, बड़े बड़े धुरंधर थे, और उनका अपना एक, आजकल ये बड़े चिड़े रहते हैं। आप तो जानते हैं कि उस काल में उनकी क्या स्थिति थी, जो आज इतने वो सड़क के किनारे बैठ के टेबल पे जूम मीटिंग कर रहे हैं। उस समय ये लोग शहंशाह थे, बादशाह थे भारतीय मीडिया के, मतलब ये जो चाहते थे वो होता था। प्रधानमंत्री के मंत्री तय करते थे,
प्रधानमंत्री कार्यालय में फ़ोन करके इनकी 1 मिनट में गाड़ियाँ घुसती थी। ये जिस व्यक्ति जिस अफसर को चाहे ट्रांसफ़र करवा देते थे, ठीक है ना। दुनिया भर में इनका डंका पिटता था, पैसा बरस रहा था, ठीक है, हर तरह की सुख सुविधाएं, वो इनका दौर था। अब वो सब चीज़ें बंद हो गई। अब ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचती, तब ये सत्ता के दलाल थे, ठीक है। अब इनकी सत्ता की दलाली बंद हो गई और अब जो है प्रधानमंत्री कार्यालय पत्रकारों पर नहीं चलता। पहले इस देश में मैंने क्या कहा, ये जो खान मार्केट गैंग है, इसमें जो पत्रकार थे वो देश को चलाते थे। प्रधानमंत्री कोई भी हो, मनमोहन सिंह बन जाए, देवेगौड़ा बन जाए, आई.के. गुजराल बन जाए, चलाते यही लोग थे, क्योंकि उन प्रधानमंत्री को भी लगता था कि ये बड़े देश के बहुत बड़े ब्रेन हैं। तो एक इकोसिस्टम उनका रहता था, दोनों के बीच एक गठजोड़ था। अब वो चीज़ नहीं है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय पत्रकारों की सलाह पे नहीं चलता। पत्रकारों का ऐसा नहीं कि पत्रकार जो चाहें वो कर लें। पत्रकारों को कोई स्पेशल वो नहीं मिला, वो उस समय मिला हुआ था। इसलिए आज ये लोग सड़क पर आ गए। इसलिए जब सड़क पर आ गए, जो आदमी बादशाह हो उसको सड़क पे गिरा दो तो वो तो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। जो कल तक सत्ता में सब कुछ थे, जो लोग तय करते थे मंत्री कौन बनेगा, आज उनकी हैसियत एक चपरासी लगाने की नहीं है, तो फिर चिढ़ तो जाएगा ही व्यक्ति। आगे सवाल अशोक जी, आपको इंडिया गठबंधन ने बहिष्कृत कर दिया है, क्या आप उसको तमगे के रूप में स्वीकार करते हैं या फिर कुछ आपको मन में मलाल है कि आपके काम में कुछ कमी रहेगी? मलाल तो थोड़ा है। मलाल इस बात का है कि भाई मैं तो आपको मंच दे रहा था। दूरदर्शन पे तो विपक्ष को मंच नहीं दिया जाता था आपकी सरकारों में। मैंने तो आपको मंच दिया, फिर भी आपने कर दिया। लेकिन अब कर दिया तो मेरा मानना, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि परिस्थितियाँ हम नहीं बनाते। मेरा काम है पत्रकारिता करना। मैं विपक्ष को बुला रहा था, पत्रकारिता कर रहा था, और उसमें विपक्ष अगर झूठ बोलेगा तो मैं उसको, मेरा एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम है उस झूठ को काउंटर करना, सच का आईना दिखाना। वो मैं कर रहा था। मैं दो टूक बात करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं पत्रकारिता कर रहा था। मुझे इस बात का अफसोस है, पत्रकारिता करने के बावजूद उन्होंने मुझे इस तरह से किया। लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि जो परिस्थिति आ जाए इंसान को उससे टकराना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इन्होंने कर दिया तो कर दिया, फिर मैं तमगे की तरह ले रहा हूँ कि भाई जो आप कहते हो नरेंद्र मोदी तानाशाह है, असली तानाशाह तो आप हो कि आप विपक्ष में रहकर पत्रकारों को बैन करने का सोच सकते हो, तो असली तानाशाह हो। और सवाल है कि बैन करके मेरा उन्होंने क्या उखाड़ लिया, ठीक है। आप मुझे क्या कर सकते हैं? आप रोटी देने वाला भगवान है, मैं ये भी जानता हूँ, और मैं बार बार डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन ये लोग मुझे सबसे पहले दूरदर्शन से बाहर निकाल देंगे। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की एक प्रवक्ता खुलेआम ट्वीट कर चुकी हैं कि हम लोग जिस दिन आएंगे सत्ता में उस दिन इस एंकर को हटा देंगे। तो मैं जानता हूँ कि मुझे हटा देंगे ये लोग, तो ठीक है, तो मुझे इससे घबराना क्यों? और आपने मेरा प्रतिबंध लगा करके, मेरा बैन करके, मेरे प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे प्रोग्राम की टीआरपी कोई नीचे नहीं गिरी। मैं अपना काम जैसे करता था वैसे आज भी कर रहा हूँ। तो मुझे तो ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया तो कर दिया। मैं तो अब तो मैं इसको तमगे की तरह लेता हूँ। इसीलिए मैंने इस किताब में नीचे लिखा भी, एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक। प्रतिबंधित हैं तो हैं, ये तमगा है कि भाई देखो, हम अगर किसी पत्रकार को प्रतिबंधित किया, इसका मतलब वो कुछ तो ऐसा काम कर रहा होगा जिससे आपको तकलीफ हो रही है। तो ठीक है ना। किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू सो मच।